आप थोड़ा सा मैं पेपर बोलना चाह रहा था आप लोगों को, और मैंने जो क्वेश्चंस पीसीएस मेंस के लिए बनाए थे ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस इसमें भी हैं जो मेंस के लिए मैं 10 दिन पहले बना के रखा था। कुछ क्वेश्चन इसमें फंसे हुए हैं, तो आईएएस में भी आए हैं वो। अरे यार, हमारा फोन खराब हो गया बेटा, बार बार बटन दबाता है ये। इसमें मैं थोड़ा बताना चाह रहा था, जो सेकंड पेपर का क्लास था ना, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, जो आप पढ़ रहे हैं ना, इससे 75 नंबर का सवाल आया है, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस मिला के। और 125 नंबर की पॉलिटी आई है। 125 और 75 जोड़े तो, और 50 नंबर का इंटरनेशनल रिलेशन आया, 250 नंबर। ठीक है। और अगर आपको मैं वैसे, पता नहीं सेकंड पेपर है, अगर हम सेकंड पेपर जो पढ़ा रहे हैं अगर उसको भी बात करें, तो आप लोगों को जो गवर्नेंस पढ़ाया था, है ना, ई गवर्नेंस क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। ई गवर्नेंस is not just about the routine application of digital technology in service delivery. ठीक है ना, process, it is as much about multifarious interaction for ensuring transparency and accountability. ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पे दबा काम हुआ है कि ई गवर्नेंस में यही आता है, पारदर्शिता और जवाबदेही। In this context, evaluate the role of the interactive service model of e-governance. 250 वर्ड्स में लिखना है, 15 नंबर का सवाल है। ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में, नैतिक लिखा हुआ, रूटीन जिसको बोलेंगे, है ना, हाँ, कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतर्क्रियाएं भी हैं। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। ई गवर्नेंस क्या है आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। इस क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो क्या करेंगे, ई गवर्नेंस को जैसे हम फ्रेमिंग में क्या बताते हैं आपको, फ्रेमिंग में सिंपली यही तो बताते हैं ना, तो आपने क्या किया, ई गवर्नेंस को आपने क्या किया, इसकी एक डिफिनीशन क्रिएट कर दी। अगर एक लिमिट फॉर्म में बात किया जाए तो अब इतना टाइम तो नहीं रहता कि हमेशा आप फ्रेमिंग करेंगे, जैसे रास्ता खड़ा हो के गाड़ी खड़ी कर करके थोड़ी पूछते रहेंगे, एरो देख देख के भी चलते रहेंगे। तो आपने ई गवर्नेंस को क्या किया, डिफाइन किया, और हमने बताया दैट इज ऑनलाइन सर्विस, है ना। और मान लो जो पहली की 2-3 लाइनें हैं आपने लिख दिया, तो हार्डली इसको 20 to 25 वर्ड्स में आपने इसको बता दिया। 20 वर्ड्स इज बेस्ट। उसके बाद कहता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का, आज की तारीख में आप देखेंगे कि हम कहते हैं डिजिटलाइज हो गई इंडिया, डिजिटल इंडिया। 2006 में
जब ई गवर्नेंस मूवमेंट आया, है ना, इसके पहले 1991 में जब एलपीजी आया, उसके बाद जैसे जैसे हम इकोनॉमिकली डेवलप करते गए, हम कहीं ना कहीं इंटरनेट, ईमेल, इन तमाम चीजों से कनेक्ट होते गए। और आफ्टर ऑल 2006 में ई गवर्नेंस मूवमेंट, और धीरे धीरे एक दशक नहीं बीता कि आप डिजिटल इंडिया की ओर चले गए। तो व्हाट इज ए डिजिटल इंडिया, थोड़ा सा इसके करेक्टर में डिफाइन किया, 20 शब्दों में इसको भी बता दिया। अब ई गवर्नेंस की जो डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी है, जैसे मोदी साहब किसानों को 2000 रुपया उनके अकाउंट में भेज देते हैं, ई गवर्नेंस ही तो है, ठीक है। हाँ, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का, ना ठन्नी इधर जाएगा ना चवन्नी उधर जाएगा, इसमें पारदर्शिता और हाँ अकाउंटेबिलिटी भी बनी, नहीं दिए तो भी अकाउंटेबिलिटी है, और आपने बेईमानी किया तो भी अकाउंटेबिलिटी है, यानी पारदर्शिता उसमें बरकरार। ई गवर्नेंस ही है पारदर्शिता, और उसका पूरा सिस्टम में ही है। और आप देखेंगे तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता पे हेडिंग के साथ आपको बहुत कुछ लिखाया गया है, क्योंकि इसमें हमने बताया होगा कि ऑनलाइन सर्विस है, ट्रांसपेरेंट है, खुला है, सब कुछ देख सकता है। इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन से भी जाके देखें जो 2005 में है, आपको झांकने का अधिकार मिला। अरे झांकने का अधिकार तो 2005 में आया, तब तो जाके आप फाइल में झांकते थे, अब तो वेबसाइट से झांक लीजिए। अब तो सचिवालय में पास नहीं बनवाना, सचिव के पास नहीं जाना, अधिकारी के पास नहीं जाना, घर बैठ के झांको क्या हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ी, और ट्रांसपेरेंसी ने क्या बढ़ा दिया, अकाउंटेबिलिटी को। तो ई गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी, और इससे फायदा क्या हुआ, अब सर्विस कैसी हो गई, इंटरेक्टिव सर्विस हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि आप गैदर टूगेदर, आज भी आपको कोई काम करना है, कुछ भी करना, आप ऑनलाइन कर दीजिए, इंटरेक्टिव सर्विस। आपसे सरकार या प्रशासन इंटरेक्ट तो कर ही रहा है, और वो कह रहा है उसका मूल्यांकन कर दीजिए। ई सर्विस की बात कीजिए, ई व्यवस्था की बात कीजिए, स्कॉलरशिप की बात कीजिए, न्यायालय की बात कीजिए, कि कोई दवाई देनी हो, मेडिसिन की, टेली मेडिसिन, व्हाट एवर, कुछ भी, हाँ सब कुछ। ई एजुकेशन, ये बच्चे बैठ के बाहर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, यही पूछ रहा था। अगर इसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, इसको 3 सेक्शन में अगर डिवाइड करते हैं, ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी, हिंदी में समझा रहा हूं, अंग्रेजी में तो पढ़ ही लिया हूं। ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक, नैतिक मतलब दैनिक से, रूटीन से कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है। एक तो इसको बताओ, और दोनों को बता करके थोड़ा सा समझाया, है ना। अब ये केवल रूटीन कार्य ही नहीं करता है, उससे आगे है। आपने अगर इसको पूरा समझाने में 75 प्लस वर्ड ले लिया, मान लिया, पहला सेक्शन। दूसरा कहता है इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के विविध प्रकार की अंतरक्रियाएं भी है, अंतरक्रियाएं। एक प्रकार से इनमें यह काम ही है पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बड़ा कर देने का, और इसके टूल्स एंड मैकेनिज्म में चलते ही रहते हैं। आपने इसको डिफाइन कर दिया 75 वर्ड में, और फिर कहता है कि ई गवर्नेंस के इंटरेक्टिव मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। जो इसका इंटरेक्शन है सर्विस होल्डर के साथ, एज एडमिनिस्ट्रेटर और एक पब्लिक है, इसके बीच में क्या चल रहा है, हमारे आपके बीच में क्या है, इंटरेक्टिव मॉडल ही तो है। कुछ लोग घर बैठे हैं, हम ऑनलाइन, इंटरेक्टिव मॉडल ही तो है ये। इसका मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन क्या करके निकला, मालूम है क्या करके निकला, कि जो घर पे पढ़ते हैं उनको ट्रैफिक से नहीं उलझना है, जो घर पे पढ़ते हैं उनको टाइम नहीं कंज्यूम ज्यादा होना है, उनको कपड़े प्रेस नहीं करने हैं, उनको, हाँ ये इकोनॉमी है, ये सस्ता है, इफिशिएंट है, गोल ओरिएंटेड है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है,
ओपन है, सेंसिटिव है, बहुत कुछ चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है, फिर आपको ये भी बताना है बट ये टूल्स है, मैकेनिज्म है, ये मशीनरी है, एक सिस्टम है, इसमें पावर सप्लाई है, इंटरनेट कनेक्शन है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक प्रकार से यह कहीं ना कहीं खर्चीला भी है इस ढंग से, यही तो मूल्यांकन करेंगे आप। तो आपने इसको मूल्यांकन करने में 75 शब्द ले लिए, चलो यहां भी 250 हो गया, 15-20 शब्दों का इवेल्युएशन, एक कंक्लूजन दे देना, इसमें कंक्लूजन की गुंजाइश है, हो गया तुम्हारा उत्तर। क्यों? हो गया यस, इसी चक्कर में ऐसे तो होता है सवाल। आगे देखो, आपको सिटीजन चार्टर मैंने पढ़ाया था, गवर्नेंस पढ़ाते, गुड, हाँ पढ़ाया ना, वो सवाल आया हुआ है। सिटीजन चार्टर क्या है, किसके ओरिएंटेशन में बनाया गया? पब्लिक के लिए, तो पब्लिक सेंट्रिक हुआ ना। ये लिखा है द सिटीजन चार्टर हैज बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव इन इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। नोट्स में जाएंगे तो हम इसी तरीके से कहानी लिखाए होंगे। सिटीजन चार्टर इज अ सिटीजन सेंट्रिक फेनोमेना, ठीक है। आगे कहता है कि बट इट इज एट टू रीच इट्स फुल पॉलिटिकल, फुल पोटेंशियल। अभी हिंदी में समझाता हूं, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। मैंने आपको चैलेंजेस बताए हैं कि नहीं, याद कीजिए। सिटीजन चार्टर पढ़ाते समय हमने बोला था कि ये इंडिया में उतना फिट नहीं है। क्यों नहीं फिट है? इसलिए नहीं फिट है क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जितने भी हमने मैकेनिज्म और टूल्स और जो इंफॉर्मेटिक एस्पेक्ट की जो तमाम चीजें, तो उसमें खामियां पाई हमने, लोगों को पता ही नहीं है। नियम बनते हैं लेकिन लोगों तक नियम कैसे पहुंचे? हर चौथा व्यक्ति यहां शिक्षित है और आप नियम बना के फाइल में रख लेंगे, उसको कहां से जानकारी हो जाएगी? पढ़े लिखों को तो हो नहीं रहे, उसको हो जाएगी। और जो हमारी ट्रेडिशनल मानसिकता है जो हमारे प्रशासनिक लोगों में, वो अभी तो आड़े आती है ना। उनको लगता है जैसे चल रहा सिस्टम चलने दो, जरा सा इन्वेंशन नहीं होना चाहिए, जरा सा इनोवेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको खलबली मच जाती है। इसे वादे की प्राप्ति में ये आगे आइडेंटिफाई द पोटेंशियल, आइडेंटिफाई द फैक्टर हिंडरिंग टू realize of its promise and suggest measure to overcome them। रियलाइजेशन कहें ज्यादा ठीक है। इस वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए। जो चैलेंजेस हैं वही बाधा हैं, लिखे हैं आप, और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए, ये भी बताए होंगे कि उनको दूर कैसे करेंगे। ये पूरा सवाल ही है जो लिखाए हैं, बस आपके लिखने पर नंबर मिलेगा। इसमें भी 4 सेक्शन नहीं हो गए। नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र पर ऐतिहासिक पहल रही है। तो आपको बताना है कि नागरिक अधिकार पत्र क्या है, थोड़ी इसकी वैश्विक यात्रा इंडियन यात्रा के साथ करा दीजिएगा। जो लिखा है पहले में, नोट्स लाए हो देख लीजिए, इंग्लैंड फिंगलैंड सब कुछ उदाहरण दिए होंगे। किंतु इसे अभी भी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। हाँ, पॉलिटी का है, गवर्नेंस का है, पॉलिटी नहीं है ये, गवर्नेंस। इस वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। इसमें 3-4 सेक्शन हैं, थोड़ा थोड़ा लिख दिए तो काम हो गया। रुको, इधर आओ, इधर देखो मेरी तरफ से।
ये सिटीजन चार्टर है, इसमें 1991 ब्रिटेन में आया था, ये सब बताए होंगे, बताया है तुमने, लिखा है। हाँ। उसके बाद ये कमियां बताई गई हैं, ये चैलेंजेस वगैरह, ये पॉइंटेड कर करके सब ये यहाँ पे लिखा है। इसके फायदे भी है, नुकसान भी, चैलेंजेस, ये सब लिखे हुए। और 3 तो सवाल बताए होंगे इसके, ठीक है, तो नोट्स में है ये। और सिटीजन चार्टर मेरे आर्टिकल है, हमारे आर्टिकल वो कई सवाल रहते हैं, पता नहीं जनसत्ता में देख लेता होगा। अब देखो मैं तुमको उदाहरण देता हूं अभी। चलो इसको 2 क्वेश्चन ये हो गए, है ना, जो इससे जुड़े हुए थे। विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधार की आवश्यकता का परीक्षण करें। समझ रहे ना बात को? हाँ, समझ रहे हैं आप लोग भी। बाकी ट्रेडिशनल कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अब जो भी सवाल पॉलिटी से पूछता है उसका रिलेवेंस रहता है तभी पूछता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं, निजता का अधिकार प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। हैं? हम्म, व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। अब ये चर्चा आया होगा, ये आता रहता है ना, तो उसी से कनेक्ट करके ये पूछ लिया है। अभी हाल ही में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा अधिनियम अनुचित साधनों के रूप, आजकल देखें कितना पेपर लीक होता है, उसी पर कानून बना। 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है? टाइम निकल जाता है, अखबार में छपा रहता है, इसीलिए कहते रहते हैं इसको पढ़ते रहा करो। 24 का कानून है, पूछा है उद्देश्य क्या है? क्या विश्वविद्यालय आबलिक राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? 250 शब्दों का है, पूरे 15 नंबर का सवाल है, ठीक है। आतंकवाद पे पूछा हुआ है, वैश्विक व्यापार पे पूछा है, लोक स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली पे पूछा हुआ है, और कुपोषण और निर्धनता पे पूछा हुआ। सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं, है ना। ये कुपोषण कुपोषण सब सोशल जस्टिस के क्वेश्चन हो जाते हैं, समझे ना। लोक स्वास्थ्य वगैरह सब सोशल जस्टिस के क्वेश्चन हो जाते हैं। बताया तो 75, अभी ऐसे ही जोड़ लो। सिटीजन चार्टर 1 15 नंबर, गवर्नेंस 2 15 नंबर, 15 दूनी 30, और लोक ये स्वास्थ्य वाला 15 तिया 45 नंबर का। और इधर आ जाओ, निर्धनता कुपोषण 10 नंबर, कितना हो गया? 65 हो जाएगा, नहीं 15 तिया 45, 55 नंबर का, ठीक है। और एक क्वेश्चन और कौन सा बताया था? 55 हो गया। ज्यादा क्वेश्चन इसी से आया हुआ है, किससे? सोशल जस्टिस। इससे 2 क्वेश्चन है, गवर्नेंस 30 नंबर, बहुत दिया है फिर भी 30, छोटा सा तो टॉपिक है वो, है ना, उस हिसाब से सही दे दिया है। 1 2 3, 15 तिया 45, निर्धनता कुपोषण 10 55, और और
एक ये भी है, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह भी सोशल जस्टिस के ही हिस्से हो जाते हैं। 65 हो गया, एक आध क्वेश्चन और होगा कहीं। 75 का डेटा है कि 75 हैं इसमें, ठीक है ना, जो इससे पूछेंगे। आतंकवाद वाला भी इसी का पार्ट हो जाता है वैसे। आतंकवाद वैश्विक, लेकिन हम इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ले रहे हैं। वैश्विक व्यापार ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ले रहे हैं, ठीक है। समझे ना कुछ सवाल को थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। अब फर्स्ट पेपर में है उत्तर से वो ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। दक्षिण में कला एवं ये पल्लवों का योगदान का। अब मैं तुमको कुछ हम सवाल जो बनाए थे पीसीएस के लिए उस दिखाते हैं इसमें थोड़ा। हम भी फर्स्ट पेपर का ही बनाए थे हिस्ट्री, अब चूंकि हम तो ज्योग्राफी भी बनाए थे, लेकिन पेपर तो यार टेबल पे ही रह गया है। पेपर तो टेबल पे है, पेपर यहाँ नहीं है। मैं अरे कल मैं लपेट दिया था वो इंटरव्यू के चक्कर में, वो कागज कहीं इधर उधर हो गया होगा, है ना। उसमें मैं बता रहा हूँ, एक तो बादल फटने वाला मैंने डाला था, सीधा सीधा इसमें आईएएस में पूछा हुआ 10 नंबर का। हमने भी बादल फटने का सवाल पूछा है। बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो उसको बोल दो कि एक पेपर कल वाला जो पीसेस का पेपर है वो तो कल ही जो बना है वो निकाल के दे दीजिए तो प्रिंट, क्योंकि हम खोजने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। लैंगिक असमानता पर बहुत चर्चा हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे। हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत आर्टिकल भी लिखे हैं, वह भी आप जो है इस पेपर में पाएंगे कि लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता, महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इन इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। और आगे कह रहा है कार्यक्रम की परिकल्पना कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखकर क्यों महत्वपूर्ण है। ये सोसाइटी का क्वेश्चन है। आपको पता है कि नहीं, फर्स्ट पेपर में सोसाइटी भी है और सोसाइटी से बहुत सवाल आया हुआ है, अभी पता चल जाएगा। जनसांख्यिकीय डेमोग्राफिक विंटर, शीत की अवधारणा क्या है। क्या यह तीसरी दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, विस्तार से बताइए। ये समझने वाली बड़ी तगड़ी बात है। आजकल आप डेमोग्राफिक देख रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा, कहीं आग लग रही, कहीं पानी बरस रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हाँ, बहुत सारा चेंजेस आ रहे हैं। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है। विवेचना कीजिए। यह भी सोसाइटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। वह कौन सी घटनाएं हैं जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणाम को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। समानता, देखो, समानता सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसे सवाल तो थोड़ा मुद्दा टाइप का तो होता ही है। क्षेत्रीय असमानता क्या है, यह विविधता से किस प्रकार भिन्न है। भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है। ये पूरे 15-15 नंबर के सवाल हैं, 250-250 शब्द लिखने हैं। हम्म तब
अच्छा है पेपर, कठिन नहीं है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। वैश्वीकरण के विभिन्न वर्गों की कुशल युवा और अविवाहित महिलाओं तथा प्रवास शहरी प्रवास में वृद्धि की है। देखो ये ज्वलंत इशू है। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन by skilled young and unmarried women from various classes। ये कह रहा है कि वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की, ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, विभिन्न वर्गों की कुशल युवा और अविवाहित महिलाओं तथा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। किया है ना। इस प्रवृत्ति ने उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है। कितना बढ़िया सोसाइटी का क्वेश्चन है ना। हाउ हैज द ट्रेंड इम्पैक्ट अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद फैमिली। आजकल देखे होंगे कोई भी स्किल्ड है, उसको लगता है कि इंडिया के बजाय अमेरिका ही जाना चाहिए, घर छोड़कर कहीं शहर जाना चाहिए। कोई युवा है, यूथ के साथ भी यही है। अब अविवाहित महिलाएं, यह भी कह रहा है विवाहित महिलाएं उतना ज्यादा नहीं जितना अविवाहित लड़कियों के लिए। और ये शहरी प्रवास में वृद्धि की है। जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों के कुशल युवा और अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। युवा उखड़ के गया, अविवाहित लड़कियां उखड़ के गई, स्किल्ड लोग उखड़ के गए अपने मेन पोजीशन से, किसी शहर में, चाहे बंगलौर हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, गुड़गांव, कहीं पर भी गए। ठीक है, तो यह तो हुआ ही है। आप अपने स्किल के अनुपात में उस शहर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो इतने स्किल्ड हुए कि देश ही निग्लेक्ट कर दिए। तो उनको, उनके हिसाब से तो देश में ही रहना नहीं चाहिए। इस प्रवृत्ति ने, इस तरीके का जो एक ट्रेंड है, कहा जाए नेचर जो पैदा हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार के साथ संबंधों पर प्रभाव डाला है। वो साफ कह रहा है डाला ही है, डाल सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी नहीं देख रहा है वो कह रहा है डाला ही है ना, डाला है ना। तो इस तरीके के प्रभाव डालने से अब आपको बताना है एक प्रकार से सोसाइटी का क्या दिशा दशा होगा। क्यों? बादल फटने की स्थिति और कारण को स्पष्ट करें, ये मैंने पूछा था। इसमें कहा है बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए। ये मैंने जो पीसीएस में पूछा है, ये बादल फटने की स्थिति और कारण को स्पष्ट करें। इसमें कह रहा बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए। बात तो वही है। और क्वेश्चन आधा है। बड़ी कमाल की बात है कि आईएएस में जो क्वेश्चन आया है यहीं खत्म हो गया। देख रहे हो ना, बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए, इसने पूछा। 15-10 नंबर का सवाल है। और हमने क्या पूछा पीसीएस वाले में, बादल फटने की स्थिति और कारण को स्पष्ट करें। कितना सटीक बन गया ये, है ना। इसमें देखेंगे तो विश्व वैश्विक संगठन पे पूछा है, जो ये वाला पेपर में लिखा है वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव और ये ऐसा तमाम चीजें लिखा है। हमारा थोड़ा वैश्विक पर है बट क्वेश्चन अलग टाइप का। जैसे वैश्विक में वैश्विक व्यापार, तो हमने वैश्विक व्यापार संगठन क्या है, इसकी विशेषता और महत्व पूछ लिया, तो दायरा वही है। अब जैसे इन्होंने ऊर्जा का बात किया, तो हमने लिखा है भारत में ऊर्जा की कमी को इंगित करते हुए इसकी भरपाई के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए।
ठीक है। कुछ चीजें मेल खा जाती कभी कभी, थिंकिंग वैसी ही चलती है ना, मेन चीज है थिंकिंग चलनी चाहिए। देखो इसमें क्वेश्चन है ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक, पहला क्वेश्चन है इसका, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। आईएएस का जो फर्स्ट पेपर का जीएस का पहला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए, है ना। अंडरलाइन द चेंज इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू लेटरल वैदिक पीरियड। क्वेश्चन तो ये वैदिक से है ना, लेकिन हमने वैदिक से नहीं है, बट हमारा क्वेश्चन है गुप्त काल के धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक व्यवस्था का चित्रण कीजिए। समझिए ना। डिस्क्राइब द रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल सिस्टम टू गुप्ताज पीरियड। यही क्वेश्चन बदल के मौर्याज पीरियड कर दीजिए, यही क्वेश्चन बदल करके लेटरल वैदिक पीरियड कर दीजिए। ये क्वेश्चन है, हमने 150 शब्दों का लिखवाया है, इन्होंने भी 150 ही शब्दों का लिखवाया है। ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन आप लिखते हैं उसमें लिखने की गुंजाइश के हिसाब से ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। वे कौन सी घटनाएं हैं जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। हमने ये क्वेश्चन तो नहीं है, बट गांधी का भारत आगमन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया युग था, है ना। मतलब कहने का ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ पकड़ रहे हैं, तो हम लोग भी थोड़े उसके इर्द गिर्द होते हैं। आगे अगर बात करें तो दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्दों में ये इन्होंने पूछा है, किससे? दक्षिण भारत से प्राचीन इतिहास का सवाल। हमने क्या पूछा? दक्षिण भारत के कला और साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों का योगदान। और हमने लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी व्यवस्था सभ्यता थी, कथन की विवेचना कीजिए। मतलब जहां अगर जाया जाए तो विषय, अभी चूंकि ये विषय नहीं है, बट सवाल इसी तरीके से आते हैं, ये कहने का मतलब। इसलिए आप प्रैक्टिस पे हैं तो सवाल आने दीजिए, ज्ञान है आप लिख लेंगे। अरे कोई उसने रजिस्ट्री थोड़ी हुई है कि नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। पूछने के बच्चा ये मत सोचा करो सब पढ़ो, क्योंकि वह यह तय करना बहुत मुश्किल है कि क्या नहीं पूछेगा। सब पूछेगा यह तय करना आसान है, लेकिन क्या तय करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे हम इसमें देखेंगे तो देखिए, जैसे समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है ना। और हमारा जो क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि क्या है। ये ज्योग्राफी का सवाल आईएएस में आया, क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री मिला के आता है ना फर्स्ट पेपर, और पीसीएस में भी ज्योग्राफी हिस्ट्री मिला के आता है। तो जो हमने बनाया है
समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है? हमारा सवाल ये नहीं है, बट सवाल क्या है, महासागरीय धाराओं से क्या तात्पर्य है? दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में इसके संबंध की चर्चा कीजिए। आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये समुद्री तापमान से जोड़ रहा है, हम समुद्री धारा से, और दक्षिण पश्चिमी मानसून वही तापमान का है। जो संबंध क्या है, जब एल नीनो आ जाता है तो देखे होंगे कमजोर हो जाता है। तो नेचर में हम वहीं घुस रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैं ध्यान नहीं दिया उस पर। यह भी क्वेश्चन है कि वे कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणाम को स्पष्ट कीजिए। इन्होंने 150 शब्दों में ये पूछा है। तीसरा क्वेश्चन है, ये कौन सी घटनाएं हैं जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणाम को स्पष्ट कीजिए, है ना। और हमने यहाँ पर 150 ही शब्दों का एक क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के उदय और पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए, ये पूछा हूं 150 शब्दों में। इनकी क्वेश्चन है वह कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और क्या परिणाम रहा। हमने कहा कि असहयोग आंदोलन के उदय और पतन के कारण की समीक्षा कीजिए। इनका क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन यानी 20 का है, और हमारा चुना असहयोग आंदोलन है ना, नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन 42 का है। हमारा वो गांधी जी के ही उसी स्टेप का 20 साल पहले का है वही दौर का, और उसी तरीके का निरूपण में है। तो जिसको भारत छोड़ो आंदोलन लिखना आता है, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन आता है, तो वो भी लिख देगा, लिखना आना चाहिए। और छोड़ो, इधर देखो, वे कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू, परिणाम को स्पष्ट कीजिए। लेकिन अब ध्यान दे रहा हूं, ये 25वां क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम प्रहार था, टिप्पणी कीजिए। ये भी सवाल पूरा का पूरा आया हुआ है इसमें, ये भी नीचे ये भी लिखा हुआ है। अब इस पेपर को कोई अगर मान लीजिए एग्जाम 10 दिन पहले हम लिए होते तो 3-4 सवाल की जो समझ है इसका इसी में निकल आता। इसीलिए जो क्वेश्चनवा देते हैं, जो टेस्ट कराते हैं, आप लोग उसको सोचते हैं कोचिंग में है, ऐसे छोड़ क्या लिखना उखना। आपको पता नहीं, रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये मकान भी एक दिन में नहीं बना था। कभी पॉलिश हुआ, कभी पुताई हुआ, कभी पुट्टी लगा, कभी 4 मिस्त्रियां, कभी 10 आए, तब जाके दिख रहा है। उसी तरीके से आपको ये जो एक एक चीजें हैं ना, ये जब साल भर में 1.5 साल में सब इकट्ठी हो जाती तब एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती है। एक एक दिन का बड़ा यहाँ मायने है, समझ गया ना। ये पूरे सवाल, ये देखो, बादल फटने वाला, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब इसका हिस्सा ही बन गया इसमें से। अब चूंकि इन्होंने लिमिटेड लिया है ना, इनको कम लेना, हमको ज्यादा क्वेश्चन लेना है, तो हमारे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रहेंगे। इनमें भी सही में बात करना है ना। अब जैसे उदाहरण देता हूं आपको कि हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है। आईएएस का इस साल वाला सवाल अभी अगला है। हालांकि चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ठीक है। अब यह क्वेश्चन आया प्राचीन काल से, ठीक है ना। प्राचीन काल में चोल शासक वगैरह थे, चोल, चालुक्य, पल्लव, ये सब सुने होंगे, ठीक है। अब मैं अगर प्राचीन काल में, हालांकि मैं उस पे नहीं जा रहा हूं,
लेकिन अगर मैं जाऊं बौद्ध और जैन धर्म के उदय, विकास और प्रभाव की समीक्षा कीजिए। प्राचीन काल का ही एक सवाल ये है। बौद्ध जैन बौद्ध और जैन धर्म के उदय, विकास और प्रभाव, ये मतलब समीक्षा कीजिए। और अगर थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करके देखें या मतलब दूसरे फॉर्म में देखें, तो जैसे इन्होंने कहा है, जैसे कि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। टिप्पणी कीजिए। ये प्राचीन कहा गया। अगर हम अपना सवाल देखें, मान लो यही मध्यकाल का हमने सवाल लिया कि शाहजहां के काल में वास्तुकला के विकास पर टिप्पणी कीजिए। ये कला संस्कृति का उन्होंने प्राचीन से ले लिया, हमने यहां से ले लिए। तो सवाल तो लेंगे। अब सवाल प्राचीन का होगा, मध्यकाल का होगा, लेकिन सवाल का भाव रहेगा उसमें। ठीक है ना? बहुत सारे सवाल को टेक्निकली आप देखेंगे तो सवाल एक एक तो कैसे मिलेंगे? हम थोड़ी ना पेपर सेट किए हैं, हम अपना बनाए हैं, अपना बनाए हैं। लेकिन उसके प्रवृत्ति में, ट्रेंड में आप कोई कमी नहीं पाएंगे। हाँ, ट्रेंड वैसे ही है। बाकी हम सोशल जस्टिस, ये सोसाइटी वगैरह का ज्यादा नहीं देख रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन वोश्चन आप लोग लिखिए मन लगा के। क्वेश्चन मन लगा के लिखेंगे तो बाद में यही सब आम बात हो जाती है। अरे लिखता पढ़ता रहे यही तो होता, बाद में जाके कुछ क्वेश्चन जैसे पढ़ लिए, लिख लिया, थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस आ गया, जाके बैठ के लिखेगा। उसमें क्या सोचना है ज्यादा? दिक्कत तब है जब उसको लिखना ही नहीं आता है। लिखेगा नहीं तो होगा नहीं। ये मैं लिख के दे दूं, ये चीज मैं लिख के दे सकता हूं, एक आध हजार रुपए के स्टाम्प पेपर पे, 150 पे भी नहीं। आप 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर लाइए, मैं उस पे लिख के दे सकता हूं। आप नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा, नीचे भवदीय और हम साइन मार सकते हैं उस पे। ये तय है, 100% तय है। लिखेंगे तो होंगे, नहीं लिखेंगे नहीं होंगे। पढ़िए कितना भी, पढ़ने से क्या हो जाएगा? पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज का क्या करना है? क्या करेंगे नॉलेज? नॉलेज पालेज, नॉलेज लेके चाटेंगे नॉलेज। नॉलेज से तो खाना भी नहीं मिलता है। नॉलेज लेके घूमते रहो कटोरा लेके। नॉलेज से क्या होता है? कुछ नहीं होता नॉलेज पॉलेज से। नॉलेज के उपयोग से होगा जो होगा। हाँ, क्यों? आपको ज्ञान है, लिखे ही नहीं एग्जाम में तो कहां से नंबर दे देगा? उपयोग करना सीखिए। उपयोग का तरीका क्या है? जैसे बोल के इंटरव्यू में, लिख करके, इसमें हो गया खेल। और हो गया खेलो ही खत्म। समझे ना? मस्त पेपर है ये। पेपर ठीक है। अरे क्या, अरे सुशील सर का बनाया पेपर साला आईएएस वाला फंसाएगा। तो एक आदत सी हो जाती है ना, कटसी नहीं हो जाती? कटसी, कटसी बोलते हैं इसको। चीजों को समझने का एक कारण आ चुका होता है। ठीक है ना? तुम लोगों को लोक सेवा मूल्य बताए थे ना? एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, समझना। प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है, डेमोक्रेटिक, कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे।
The doctrine of democratic governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants become absolutely positive. Discuss. लोक सेवा मूल्य में हमने क्या बताया था? हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि पब्लिक लोक सेवक किधर झुका होना चाहिए? जनता की तरफ। और जनता की तरफ अगर उसका झुकाव है तो वो कैसा होगा? सत्यनिष्ठ ही होगा। हमने बोला था एनोनॉमी और एक इंटीग्रिटी की बात कही थी। एनोनमिटी एंड इंटीग्रिटी। एनोनमिटी जिसको जनरली अब हम बोल सकते हैं, जिसको हम जनरली उदासीनता बोलते हैं, अनामता। अनामता का मतलब नाम की चिंता मत करो, काम करो। और सत्यनिष्ठा का मतलब जो तुम्हारी ड्यूटी उसको पूरा करो। अगर कोई भी डेमोक्रेटिक फॉर्म में, कोई भी देश डेमोक्रेटिक है और उसका सिविल सर्वेंट एनोनिमिटी और क्या बोलते हैं इंटीग्रिटी में है, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है कि वह पब्लिक सेंट्रिक है। और जो लोक केंद्रित है वही डेमोक्रेटिक सेंट्रिक भी है, वही डेमोक्रेटिक सेंट्रिक है ना। तो पूरा आपने देखा होगा तो 2-4-5 दिन इस पे चर्चा हुआ है। ये वही सवाल है। आया तो है, लिखे दो। विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए एक देश एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए।